रामपुर गांव में रामू भैया नाम का एक गरीब किसान रहता था। उसका छोटा सा परिवार था, पत्नी और छोटी सी बेटी मुन्नी। रामू भैया बहुत मेहनती था। सुबह सूरज निकलने से पहले ही वह खेत में पहुंच जाता और देर शाम तक मिट्टी में मेहनत करता रहता। इस साल उसने गांव के लाला जी से उधार पैसे लेकर खेत में बीज बोए थे। उसके मन में उम्मीद थी कि अगर इस बार फसल अच्छी हुई तो वह उधार चुका देगा और घर की हालत भी सुधर जाएगी। देखो सुनो, इस बार फसल कितनी अच्छी खड़ी है। अगर मौसम ठीक रहा तो इस बार हम लाला जी का सारा कर्ज चुका देंगे। मुन्नी के लिए नए कपड़े भी ले आएंगे और घर में राशन भी भर जाएगा। हाँ, इस बार भगवान ने चाहा तो घर में भी चैन आएगा। इतने दिनों बाद तुम्हारे चेहरे पर खुशी दिख रही है। लेकिन उसी रात मौसम अचानक बदल गया। तेज हवा चली, काले बादल छा गए और देखते ही देखते भारी बारिश शुरू हो गई। सुबह जब रामू भैया खेत पहुंचा तो उसकी खड़ी फसल पानी में झुक चुकी थी। कई जगह फसल मिट्टी में दब गई थी। हे भगवान, ये क्या हो गया? सारी मेहनत बर्बाद हो गई। अब मैं क्या करूं? रामू देर तक खेत के किनारे खड़ा रहा, फिर भारी मन से घर लौटा। क्या हुआ रामू, तुम इतने चुप क्यों हो? सब खत्म हो गया। बारिश ने पूरी फसल खराब कर दी। अब लाला जी का कर्ज कैसे चुकाऊंगा? कुछ देर सोचने के बाद रामू लाला जी के घर गया। हाँ रामू, क्यों आया है? पैसे लाया है क्या? लाला जी, इस बार बारिश ने फसल खराब कर दी। थोड़ा और समय दे दीजिए, या थोड़ा उधार और मिल जाए तो मैं फिर से कोशिश करूं। बस, बहुत सुन लिया। पहले का उधार चुका नहीं पाया और अब फिर पैसे मांगने आ गया। लाला जी, बस एक मौका और दे दीजिए। मेहनत करके सब चुका दूंगा। नहीं, अब और एक पैसा नहीं मिलेगा। और सुन, जिस जमीन पर तेरा घर बना है उसके कागज भी मेरे पास हैं। आज से वो जगह भी खाली कर दे। क्या? घर भी खाली कर दूं? हाँ, शाम तक अपना सामान निकाल ले। मुझे बहाने नहीं सुनने। रामू चुपचाप लौट आया। घर पहुंचकर उसने पत्नी को सब बताया। अब हम कहाँ जाएंगे? जो थोड़ा सामान है बांध लो, यहाँ अब हमारे लिए जगह नहीं रही। शाम धीरे धीरे गहराने लगी थी। रामू भैया अपनी पत्नी और छोटी मुन्नी के साथ गांव से दूर कच्चे रास्ते पर आगे बढ़ रहे थे। उनके पैरों में थकान थी, लेकिन रुकने की कोई जगह नहीं थी। हाथ में थोड़ा सा सामान था और मन में बस यही चिंता कि अब आगे कहाँ जाना है। रास्ते के दोनों ओर पेड़ और झाड़ियां थीं और दूर दूर तक कोई बस्ती दिखाई नहीं दे रही थी। रामू, हम काफी देर से चलते जा रहे हैं। अब पैरों में ताकत भी कम होती जा रही है। मुन्नी भी बहुत थक चुकी है। देखो, वो बार बार पीछे मुड़कर बैठने की कोशिश कर रही है। अगर थोड़ी देर रुकने की कोई जगह मिल जाए तो अच्छा होगा। रात भी धीरे धीरे बढ़ रही है और इस सुनसान रास्ते पर आगे क्या मिलेगा कुछ समझ नहीं आ रहा। मुझे भी तुम्हारी और मुन्नी की चिंता हो रही है, लेकिन अभी अगर हम रुक गए तो रात और मुश्किल हो जाएगी। थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। शायद कोई छत मिल जाए, कोई झोपड़ी दिख जाए, या कोई ऐसा इंसान मिल जाए जो हमें थोड़ी देर ठहरने दे। भगवान पर भरोसा रखो। इतना बड़ा रास्ता बिना किसी कारण के हमारे सामने नहीं खुला है। थोड़ी दूर आगे बढ़ने पर उन्हें रास्ते के किनारे एक पुरानी सी झोपड़ी दिखाई दी। झोपड़ी के बाहर एक बूढ़े बाबा बैठे थे। उनकी लंबी सफेद दाढ़ी थी, आंखों में शांति थी और चेहरा ऐसा लग रहा था जैसे उन्होंने जीवन में बहुत कुछ देखा हो। रामू, देखो सामने कोई बाबा बैठे हैं। शायद ये यहाँ रहते हों। अगर इनसे विनती करे तो शायद थोड़ी देर के लिए बैठने की जगह मिल जाए। अभी इस समय हमें किसी सहारे की बहुत जरूरत है। प्रणाम बाबा, हमें माफ कीजिएगा अगर हमने आपको परेशान किया हो, लेकिन हम बहुत बड़ी मुसीबत में हैं। गांव से निकलना पड़ा है। रहने का कोई ठिकाना नहीं बचा। छोटी बच्ची भी साथ है और रात होने से पहले हमें कहीं रुकना बहुत ज़रूरी है। अगर आप अनुमति दें तो हम थोड़ी देर यहीं बैठ जाएं, जब तक आगे का कोई रास्ता समझ में आए। बेटा, तुम्हारे चेहरे पर थकान भी है और चिंता भी।
इंसान जब बहुत कुछ सहकर चलता है तो उसकी आंखें खुद उसकी कहानी बता देती हैं। पहले घबराओ मत, बैठो और आराम से बताओ कि तुम्हारे साथ क्या हुआ। रामू ने बाबा को पूरी बात बताई। कैसे उसने लाला जी से उधार लेकर खेती की, कैसे बारिश ने पूरी फसल खराब कर दी और कैसे लाला जी ने घर भी खाली करवा दिया। बेटा, मेहनती आदमी की पहचान यही होती है कि मुश्किल समय में भी उसका मन पूरी तरह टूटता नहीं है। तुम्हारे साथ जो हुआ वो कठिन है, लेकिन जीवन यहीं खत्म नहीं होता। मेरे पास ये छोटी सी झोपड़ी है, चाहो तो कुछ दिन यहीं रह सकते हो। जब तक तुम्हें नया रास्ता नहीं मिल जाता, इसे अपना ठिकाना समझो। बाबा, आज आपने जो सहारा दिया है वो हमारे लिए बहुत बड़ा है। सच कहूं तो हमें लगा था कि अब कहीं जगह नहीं मिलेगी। आपने हमें बैठने तक की जगह दी, यही हमारे लिए बहुत बड़ी मदद है। मैं आपकी इस दया को कभी नहीं भूलूंगा। सच बाबा, आज अगर आप न मिलते तो पता नहीं हम कहाँ जाते। छोटी बच्ची साथ है और पूरे दिन की थकान के बाद मन भी डर गया था। आपने हमारे लिए बहुत बड़ा सहारा दिया है। उस रात पहली बार उन्हें लगा कि कठिन समय में भी इंसान को इंसान का सहारा मिल सकता है। अगले दिन सुबह रामू भैया जल्दी उठ गया। मैं जंगल की तरफ जा रहा हूं। वहां सूखी लकड़ियां मिल जाएंगी तो काट कर बाजार ले जाऊंगा। अगर कुछ पैसे मिल गए तो आज घर के लिए थोड़ा राशन ले आऊंगा। अभी यही रास्ता है जिससे धीरे धीरे दिन निकल सकते हैं। ठीक है, लेकिन ध्यान रखना, जंगल में ज्यादा अंदर मत चले जाना। जल्दी लौट आना, क्योंकि अब यही जगह हमारी उम्मीद बनी है। मैं यही रहकर मुन्नी को संभाल लूंगी। रामू जंगल गया। उसने सूखी लकड़ियां काटी, उन्हें बांधा और बाजार में बेच आया। शाम को जब वह लौटा, उसके हाथ में थोड़ा आटा, दाल और कुछ सब्जियां थीं। आज बहुत दिनों बाद लग रहा है कि रात का खाना थोड़ा चैन से बनेगा। कम है, लेकिन इतना भी बहुत है कि मन को राहत मिल रही है। हाँ, कम है, लेकिन मेहनत की कमाई है। जब तक हाथ काम कर रहे हैं, उम्मीद भी जिंदा रहेगी। धीरे धीरे हालात बदले। उस रात झोपड़ी के बाहर हल्की हवा चल रही थी। छोटी मुन्नी अपनी माँ के पास सो गई। रामू आसमान की ओर देख रहा था, जैसे मन ही मन अगले दिन के बारे में सोच रहा हो। कल फिर जंगल जाऊंगा। शायद मेहनत करते करते कोई बड़ा रास्ता खुल जाए। अगले दिन सुबह रामू भैया फिर कुल्हाड़ी लेकर जंगल की ओर निकला। उसके मन में यही था कि आज थोड़ी ज्यादा लकड़ी मिल जाए ताकि कुछ दिनों तक घर का खर्च आराम से चल सके। रामू, आज जल्दी लौटने की कोशिश करना। मौसम कुछ बदला बदला लग रहा है, कहीं फिर बारिश न शुरू हो जाए। हाँ, बादल तो दिखाई दे रहे हैं, लेकिन मैं जल्दी लौट आऊंगा। बस थोड़ी लकड़ी मिल जाए तो आज का काम बन जाएगा। रामू जंगल में काफी दूर तक चला गया, लेकिन आज उसे पास में सूखी लकड़ियां नहीं मिली। जहां देखता वहां या तो गीली टहनियां थी या बहुत पतली लकड़ियां। आज तो पास में कुछ भी काम की लकड़ी नहीं मिल रही। थोड़ा और अंदर जाना पड़ेगा, शायद आगे मिल जाए। लकड़ी की तलाश में वह धीरे धीरे जंगल के और अंदर पहुंच गया। तभी अचानक आसमान में बादल और घने हो गए। हवा तेज चलने लगी। लगता है बारिश आने वाली है। मुझे जल्दी करना होगा। कुछ ही पल में तेज बारिश शुरू हो गई। मोटी मोटी बूंदें गिरने लगी। पेड़ों की पत्तियां भीगने लगी और जमीन फिसलन भरी हो गई। अरे, इतनी तेज बारिश! अब तो रास्ता भी साफ नहीं दिख रहा। किस तरफ से आया था मैं? बारिश इतनी तेज थी कि चारों तरफ धुंधला दिखाई देने लगा। रामू भैया जल्दी जल्दी एक दिशा में चला, लेकिन कुछ दूर जाकर उसे एहसास हुआ कि रास्ता पहचान में नहीं आ रहा। ये तो वही रास्ता नहीं है। मैं गलत तरफ आ गया हूँ। अब कहाँ जाऊँ? बारिश से बचने के लिए वो आगे बढ़ा। तभी थोड़ी दूर पहाड़ी चट्टानों के बीच उसे एक गुफा दिखाई दी। कम से कम बारिश से बचने के लिए यही सही जगह है। पहले अंदर चलकर रुकता हूँ। जैसे ही वह गुफा के पास पहुंचा, उसने देखा कि अंदर से हल्की रोशनी आ रही है। ये कैसी जगह है? गुफा के अंदर इतनी रोशनी कैसे हो सकती है? कहीं अंदर कोई रहता तो नहीं? कुछ कदम और आगे बढ़ते ही उसने देखा
कि सामने एक चमकता हुआ रास्ता सा बन गया है। रोशनी इतनी तेज थी कि कुछ पल के लिए उसकी आंखें चौंधिया गईं। रामू ने हिम्मत करके उस रोशनी के बीच कदम रखा। जैसे ही वह रोशनी के भीतर पहुंचा, उसके सामने का दृश्य पूरी तरह बदल गया। अब वह जंगल की गुफा में नहीं था। उसके सामने एक बिल्कुल अलग दुनिया थी। चारों तरफ साफ रास्ते, लेकिन वहां कोई साधारण इंसान दिखाई नहीं दे रहा था। पूरा स्थान शांत था। मैं यहाँ कहाँ आ गया? ये जगह तो जंगल जैसी बिल्कुल नहीं है। न कोई पेड़, न कोई रास्ता पहचान में आ रहा है। तभी अचानक पीछे से भारी कदमों की आवाज आई। 2 सैनिक उसके सामने आकर खड़े हो गए। उनके हाथों में भाले थे और वे रामू भैया को ध्यान से देखने लगे। तुम कौन हो? यहाँ कैसे पहुंचे? ये जगह साधारण लोगों के आने की नहीं है। मैं जंगल में लकड़ी काटने गया था। बारिश से बचने के लिए गुफा में आया और फिर अचानक यहाँ पहुंच गया। मुझे खुद समझ नहीं आ रहा कि ये जगह कौन सी है। चलो, हमारे साथ चलो। राजा के सामने सब बताना होगा। दोनों सैनिक रामू भैया को एक बड़े महल जैसे स्थान की ओर ले गए। वहां एक विशाल कक्ष में राजा बैठे थे। तुम कौन हो और इस स्थान तक कैसे पहुंचे? महाराज, मेरा नाम रामू है। मैं एक गरीब किसान हूँ। मैंने लाला जी से उधार लेकर खेती की थी, लेकिन बारिश से पूरी फसल खराब हो गई। जब मैं उधार मांगने गया तो उन्होंने पैसे देने से मना कर दिया और घर से भी निकाल दिया। अब मैं परिवार के साथ एक झोपड़ी में रह रहा हूँ और लकड़ी काटकर घर चला रहा हूँ। आज जंगल में बारिश से बचने के लिए गुफा में गया, तभी यहाँ पहुँच गया। राजा कुछ देर तक चुपचाप उसकी बात सुनते रहे। फिर उनके चेहरे पर गंभीरता की जगह दया दिखाई देने लगी। तुम्हारी बातों में सच्चाई है। कठिन समय में भी तुमने मेहनत नहीं छोड़ी। ऐसे व्यक्ति की सहायता करनी चाहिए। राजा ने अपने पास रखी एक पैसों से भरी पोटली उठाई और रामू भैया की ओर बढ़ा दी। ये लो, इसे अपने परिवार के लिए उपयोग करो, लेकिन याद रखना, इस धन का उपयोग समझदारी से करना। महाराज, आपने मेरी बहुत बड़ी मदद की है। मैं आपका ये उपकार जीवन भर नहीं भूलूंगा। रामू भैया ने पोटली संभाली और वापस उसी रास्ते की ओर चल पड़ा जहां से वो आया था। कुछ ही देर में वो फिर गुफा के बाहर था। बारिश अब हल्की हो चुकी थी। मुझे जल्दी घर पहुंचना होगा। आज जो हुआ उस पर अभी भी विश्वास नहीं हो रहा। रामू तेज कदमों से जंगल से निकलकर अपनी झोपड़ी की ओर लौट रहा था। उसके हाथ में पैसों से भरी पोटली थी। बारिश अब धीमी हो चुकी थी, लेकिन उसके मन में अभी भी गुफा और राजा की बातें घूम रही थीं। उसे समझ नहीं आ रहा था कि जो कुछ हुआ वो सपना था या सच। झोपड़ी के पास पहुंचते ही उसकी पत्नी बाहर खड़ी दिखाई दी। वो काफी देर से रास्ता देख रही थी। रामू, आज बहुत देर कर दी तुमने। बारिश भी इतनी तेज थी कि मैं बार बार बाहर आकर रास्ता देख रही थी। मुझे डर लग रहा था कहीं तुम जंगल में फंस तो नहीं गए। आज सच में देर हो गई, लेकिन जो हुआ है वो सुनोगी तो तुम्हें भी यकीन नहीं होगा। पहले अंदर चलो, फिर आराम से सब बताता हूँ। दोनों झोपड़ी के अंदर बैठे। रामू ने धीरे धीरे पूरी बात बताई। कैसे वह बारिश से बचते हुए गुफा तक पहुंचा, कैसे रोशनी के भीतर गया और कैसे एक अलग दुनिया में जाकर राजा से मिला। तो सच में वहाँ कोई दूसरी जगह थी और राजा ने बिना कुछ पूछे तुम्हारी मदद कर दी। ये तो सचमुच भगवान की कृपा लगती है। हाँ, और देखो, ये सब उसी राजा ने दिया है। अब सबसे पहले लाला जी का कर्ज चुकाना जरूरी है, ताकि फिर कभी कोई हमें ताना न दे सके। अगली सुबह रामू सीधे लाला जी के घर पहुंचा। लाला जी बाहर बैठे थे। अरे रामू, अब फिर किस काम से आए हो? पिछला हिसाब तो अभी पूरा हुआ नहीं था। आज मैं पुराना हिसाब पूरा करने आया हूँ। जितना उधार था सब वापस देने आया हूँ। रामू ने पैसे निकालकर लाला जी को दे दिए। इतने पैसे देखकर लाला जी की आंखें फैल गईं। इतने सारे पैसे ये अचानक कहाँ से मिल गए तुम्हें?
कल तक तो तुम्हारे पास कुछ भी नहीं था। मेहनत करने वाला खाली हाथ नहीं रहता लाला जी, ऊपर वाला रास्ता बना देता है। लाला जी ने पैसे गिने और मजबूरी में जमीन के कागज वापस कर दिए। कुछ ही दिनों में रामू ने अपनी जमीन फिर संवार ली। उसी धन से उसने लकड़ी का छोटा व्यापार भी शुरू कर दिया। अब उसका घर भी अच्छा बन चुका था। अब वह रोज जंगल से लकड़ी लाता। अब दूर दूर गांव से लोग लकड़ियां लेने आते थे। अब घर पहले से संभलता हुआ लग रहा है। इतने दिनों बाद मन में थोड़ा सुकून आया है। हाँ, लेकिन ये सब उस मदद की वजह से हुआ है। एक दिन फिर जाकर धन्यवाद करना चाहिए। रामू की ये बात दूर खरे लाला जी ने सुन ली। उनके मन में तुरंत लालच जाग उठा। जरूर कोई राज है, नहीं तो इतने कम समय में इतना धन आ ही नहीं सकता। मुझे पता लगाना होगा। अगले दिन लाला जी चुपचाप रामू के पीछे पीछे जंगल तक पहुंच गए। रामू गुफा के बाहर खड़ा होकर धीरे से बोला, महाराज, मैं सिर्फ आपका धन्यवाद करने आया हूँ। आपकी मदद से मेरा घर फिर से बस गया। इतना कहकर रामू वापस लौट गया, लेकिन पीछे छिपे लाला जी सब देख चुके थे। अगर इसे धन मिल सकता है तो मुझे उससे भी ज्यादा मिलेगा। लाला जी तुरंत गुफा के अंदर चले गए। कुछ देर बाद वे उसी दूसरी दुनिया में पहुंच गए। अचानक दो सैनिक सामने आ गए। रुको, तुम यहाँ किस लिए आए हो? मैं बस रास्ता देखते देखते यहाँ आ गया। उन्हें तुरंत राजा के सामने ले जाया गया। तुम वही हो जिसने गरीबों से जमीन छीनी, उन्हें घर से निकाला और अपने लालच में दूसरों को दुख दिया। मुझसे गलती हुई महाराज, मुझे माफ कर दीजिए। राजा के आदेश पर सैनिकों ने लाला जी को वहीं बंदी बना लिया। कुछ दिन बीत चुके थे। अब रामू का घर पहले से संभल गया था। लकड़ी का काम भी ठीक चल रहा था। एक शाम रामू अपनी पत्नी के साथ बैठा आगे के दिनों की बात कर रहा था। रामू, अब घर में पहले से सुकून लग रहा है। इतने कठिन दिनों के बाद ये सब अच्छा लग रहा है। हाँ, मुश्किल समय ने बहुत कुछ सिखा दिया। अब बस यही चाहता हूँ कि सब मेहनत से चलता रहे। तभी वहां दो सैनिक आए। वही सैनिक जिन्हें रामू पहले गुफा वाली दुनिया में देख चुका था। रामू, तुम्हें अभी हमारे साथ चलना होगा। राजा ने तुरंत बुलाया है। अचानक क्या बात है? राजा की तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए देर नहीं हो सकती। रामू अपनी पत्नी और छोटी मुन्नी को साथ लेकर सैनिकों के पीछे गुफा तक पहुंचा और फिर रोशनी के रास्ते से महल में पहुंचा। राजा इस बार कमजोर दिखाई दे रहे थे। रामू, मैंने तुम्हें इसलिए बुलाया है क्योंकि अब मेरी तबीयत पहले जैसी नहीं रहती। मैंने तुम्हें परखा है। तुम ईमानदार हो, धैर्यवान हो और कठिन समय में भी सही रास्ते पर रहे। जब फसल खराब हुई तब भी तुमने मेहनत छोड़ी नहीं। इसलिए मैं ये राजगद्दी तुम्हें सौंपना चाहता हूँ। महाराज, मैं तो एक साधारण किसान हूँ। इसीलिए तुम योग्य हो। जो परिवार और मेहनत संभाल सकता है वही न्याय भी संभाल सकता है। रामू ने अपनी पत्नी की ओर देखा। पत्नी ने मुस्कुराकर सहमति दी। अगर ये आपका विश्वास है तो मैं पूरी ईमानदारी से इसे निभाऊंगा। राजा ने राजगद्दी रामू को सौंप दी। एक किसान जिसकी फसल बारिश में खराब हुई थी, वही आगे चलकर सम्मान तक पहुंचा। जिसने कठिन समय में हिम्मत नहीं हारी, अंत में जीत उसी की हुई। हेलो दोस्तों, मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये कहानी बहुत अच्छी लगी होगी। यदि ये कहानी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें। बेल आइकन के नोटिफिकेशन को ऑल पर जरूर कर दें। इससे हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाएगी। आप मेरी कहानी को जल्द देख पाएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।